नमस्कार। आज विश्व जल दिवस है और जिस तरह से पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है, नदियां सूख रही हैं, बारहमासी नदियां जो है वो मौसमी नदियों में बदल रही हैं। आज के हमारे मेहमान काफी खास हैं, श्री पवन सिंह जी, जिन्होंने लोक दायित्व संस्था के माध्यम से और खुद निजी प्रयासों के जरिए आजमगढ़ के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती थी और उसको उन्होंने बहती है में बदला है। और उस छोटी सरयू या मूल सरयू जिसको कहना पसंद करते हैं पवन सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने इस नदी को नया जीवन दान दिया। बहुत बहुत स्वागत पवन सिंह जी आपका। जी, धन्यवाद। अच्छा, ये सीधे हम मुद्दे पे ही आते हैं कि जो जी, लोक दायित्व संस्था ने या पवन सिंह ने जिस तरह से जल पुरुष का काम किया है, तो मूल सरयू को बचाने की जो कोशिश है आपकी, उस पर थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, बिल्कुल। ये मूल सरयू वास्तविकता में अंबेडकर नगर के कमरिया माझा से निकलती हैं और लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करके सहरोज में जाकर के तमसा के साथ संगम बनाती हैं। ये जो अपने रामायण और रामचरितमानस के आधार पर जो शोध हुआ, उसमें ये बताया गया कि यही वो नदी है जिसके दक्षिणी तट से भगवान राम पैदल-पैदल गए थे। जब हम लोगों ने 2016 में देखा तो इस नदी को बिल्कुल मृत प्राय पाया और उस समय एक मन में ये जगा कि जिस नदी के किनारे इस प्रकार की स्थितियां रही हों, उस नदी को साक्ष्य के रूप में सदा नीरा होना बहुत जरूरी है। तो 2016 से हम लोगों ने इस पे शोध करना शुरू किया। नदी का उद्गम कहाँ है, क्या समस्याएं हैं, कैसे हैं। फिर 2019 में हम लोगों ने इस नदी पे भौतिक रूप से काम करना प्रारंभ किया और कार्यस्थल वो बना जहाँ लोक श्रुतियों में है कि भैरव बाबा आज जहाँ हैं, वहाँ सती दक्ष ने यज्ञ किया था और सती हुई थी माता। तो वहीं से हम लोगों ने नदी पर काम करना शुरू किया। धीरे-धीरे लोग मिलते गए और आपको बताएँ कि पिछले 5 वर्षों से नदी सूखी नहीं है। हालाँकि जो हम लोगों ने सोचा, वो अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो नदी अभी सूखी नहीं है। नदियों को प्रदूषण का बहुत सामना करना पड़ता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। क्या मूल सरयू जिसको आप कहते हैं या छोटी सरयू अगर कह लें, क्या उन उस नदी को भी प्रदूषण का सामना करना पड़ा? क्या लोगों ने अतिक्रमण भी किया है, नदी की ज़मीन कब्ज़ा ली हो, उसके बेसिन में घर बना लिए हों, खेत बना लिए हों, ऐसी कोई समस्या थी? जी, बिल्कुल। हम आपको बताएँ कि कमरिया माझा से करीब 3 किलोमीटर आने के बाद एक महुला गढ़वाल बाँध है, 1955 में जो बना दिया गया था, उसने नदी को अपने मूल जल स्रोत से अलग कर दिया। उसके बाद से लगभग 10 किलोमीटर दूरी ऐसी है नदी की, उसका परास एन्क्रोचमेंट के नाते, लोगों के अतिक्रमण के नाते छोटा हो गया। कहीं-कहीं बिल्कुल किलोमीटर्स में है जब लोग खेती कर रहे हैं उसमें। बीच में एक जगह पड़ती है बाज़ार, उस बाज़ार में नदी तो नाले के रूप में तब्दील हो गई है, लोगों ने नदी के ज़मीन में घर बना लिए। अब नदी के बीच में लोगों ने गन्ने की खेती प्रारंभ कर दी है। जागरूक करने से लोग थोड़ा-सा इस मामले में सजग हुए हैं कि नहीं अब हमें कब्ज़ा नहीं करना है, नदी का मार्ग हमें छोड़ना है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप अपना कोई इस प्रकार का यंत्र ले आइए जिससे कि नदी को फिर से जारी किया जा सके, चालू किया जा सके, तो हम लोग ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यात्राओं के दौरान एक चीज़ हमें मंजीत जी पता चला, जो दृष्टिगोचर हुआ कि जहाँ-जहाँ अर्धनगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ के बड़े नाले सीवर्स नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, नदी में जाके गिर रहे हैं और जैसे तीर्थ स्थल भी हैं, भैरव बाबा तीर्थ स्थल है, वहाँ नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। चाँदपट्टी अच्छा। बाज़ार है, वहाँ नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गाँव के किनारे नदी पर एन्क्रोचमेंट कम है और नदी प्रदूषित कम है। ये दोनों चीज़ें स्पष्ट समझ में आईं। तीसरी बात एक जो हम लोगों को लगी, मूल सरयू के काम करने के दौरान, कि मूल सरयू के सदा नीरा होने के 3 बड़े कारण मिले। एक तो ये कि बड़ी सरयू से ये जुड़ी हुई थी, आज उनसे विलग हैं। दूसरा ये कि उत्श्रुत कूप जगह-जगह मिले। जिसे कह सकते हैं कि
पाताल तोड़ पानी का आना। तो उन स्थलों को चिन्हित किया गया, साफ सुथरा किया गया। आज भी भैरव बाबा में 3 ऐसे स्थल हैं जहां नीचे से पानी आ रहा है। अच्छा। वहां के लोग जी वहां के लोग ये कहते हैं कि जब यज्ञ हुआ था दक्ष के जमाने में, तो सरस्वती जी यहीं से प्रवाहित हुई। हालांकि लोगों की अपनी आस्था है, लेकिन पानी निकलता है वहां से। और ऐसे स्थल भैरव बाबा से लेकर के और बरहपुर तक दर्जनों है, जो जमीन के नीचे निचले स्तर से पानी ऊपर तक लाते हैं। इस नाते नदी में थोड़ा पानी साफ आने की स्थिति बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि अब लोगों के मन में पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही नदियों के प्रति। प्लेट वहीं कढ़ाई चढ़ाते हैं तीर्थ स्थान पे, और सारा कूड़ा बटोर करके नदी में डाल देते हैं। वहीं फूल पाती चढ़ाते हैं, सारा फूल और पूजा का सामान ले आके नदी में डाल देते हैं। नदी के किनारे शौच करने चले जाते हैं, नदी में ही सारा जितना उनका वेस्टेज है सब नदी में डाल देते हैं। पहले के जमाने में हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने ये स्थिति बना के रखी थी कि नदी में स्नान करने से पहले स्नान करके जाओ, कपड़ा तक नदी में साफ नहीं करना है। तो उसका परिणाम ये था कि नदियां साफ सुथरी थी। और अभी की स्थिति है, जो पिछले 3-4 वर्षों से मूल सरयू में मूर्तियों का विसर्जन रुका है, थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं, तो नदी में सफाई की स्थिति तो स्पष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी उतनी स्थिति में नहीं है कि साफ कर दिया गया, स्वच्छ हो गई एक बार तो बनी रहे, अभी भी गंदगी कर ही रहे हैं। जब आपने काम शुरू किया था नदी, तब क्या स्थिति थी? जब 2016 में आपने काम शुरू किया? जी। मार्च अप्रैल में नदी सूख जाती थी, और पूरा अप्रैल, पूरा मई और मानसून आने तक, जून तक नदी सूखी रहती थी। एक विषय था। दूसरा ये कि नदी में इतनी जलकुंभी थी, इतना कचरा था कि उस नदी को देखने से नदी जैसा नहीं, वो गढ़ही जैसा प्रतीत होती थी, नाला जैसा प्रतीत होती थी। पानी एकदम काला रहता था उसका, मानो हाथ से भी छू नहीं सकते थे आप। 2019 के ठंडी की बात है, जब 25 कार्यकर्ताओं को लेकर के हम भैरव बाबा में नदी में प्रवेश किए थे। उस समय जब लोग नदी से बाहर निकले, तो पैरों में, उनके पैर में छाले पड़ गए थे। छाले क्या, दाने निकल गए थे छोटे छोटे, खुजली जैसा हो रहा था, तो उसका इलाज कराना पड़ा। आज हम आपको ये बता सकते हैं कि उस साल 2019 में सिर्फ 200 मीटर नदी पर काम करने के लिए हम लोगों को 6 महीने लगा, सारा कचरा निकालने में 6 महीने लगा था। 150 घंटे जेसीबी चली थी कचरा निकालने के लिए, 450 टाली के आसपास कचरा निकला था, और 1000 घंटे लगभग मानव श्रम किया गया था, तब नदी वहां साफ सुथरी हुई थी। लेकिन उसके बाद से जनता का सहयोग मिला, जन समर्थन मिला, और नदी पर लगभग 9 किलोमीटर तक हम लोगों ने काम किया। उसके आसपास के जल स्रोतों को विकसित किया गया, स्थानीय पौधे लगाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, गांव-गांव सरयू पंचायत की गई। आज तो नदी कम से कम पिछले 5 सालों से सूखी नहीं है, इसका संतोष है, लेकिन अभी नदी में काम बहुत है। काम बहुत है। किस तरह का काम? नदी में एक तो यह है कि हमारी बार-बार इस पर मांग चल रही है, जल शक्ति मंत्री से भी हम लोग मिल चुके हैं, यहाँ के प्रशासन से भी बातचीत हुई है कि बड़ी सरयू से इस नदी का जो मिलने का रास्ता था, जो महुला गढ़वाल बांध से बंध गया, दोनों नदी को बिल्कुल बिलग-बिलग हो कर दिया गया, वहां चैनल लगाया जाए, ताकि बड़ी सरयू और छोटी सरयू एक साथ मिल जाए। हमारा शास्त्र कहता है कि नदी वेगेन शुद्धति। नदी में अगर प्रवाह आ गया, पानी आ गया, तो नदी शुद्ध हो जाएगी, नदी अपना मार्ग बना लेगी, और उसे स्पष्ट धारा की जरूरत है। हम सच कहें तो नदी में पैसा बहाने की जरूरत नहीं है, पानी बहाने की जरूरत है। तो उससे जोड़ दिया जाए,
और दूसरा विषय उसमें यह है कि जगह जगह नदी में जो इंक्रोचमेंट हो गए हैं, नदी के मध्य तक लोगों ने बना लिया है, अपना मकान बना लिया है, या इस प्रकार से कुछ न कुछ निर्माण हो गए हैं, उन्हें हटा दिए जाएं। और बरहपुर में जो नदी का मूल मार्ग है उस पर बांध बना दिया गया, उसे अच्छा। हटाने के लिए भी यहाँ से जिलाधिकारी से हम लोगों ने बात की, कई बार कहा है, कई बार बैठकें हो चुकी हैं, उस पर पत्र भी जारी हो चुका है, प्रशासन सहयोग। एक बड़ी चीज हम आपको बताएं मंजीत जी, कि इस समय आजमगढ़ में राज और समाज दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी प्रशासन का सहयोग मिल रहा है आपको? राज की भूमिका तो थोड़ी बढ़ी है, समाज अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन राज्य भी अपना काम, प्रशासन अपना काम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है, और ये एक संतोष का विषय है। ये तीनों काम यदि हो गए कि कमरिया माझा से लेकर सलोना ताल तक नदी को पूरी तरह से बाधा मुक्त कर दिया गया, चैनल लगा दिया गया, इंक्रोचमेंट हटा दिया गया, और किनारे किनारे उसके स्थानीय पौधे, रामायण कालीन पौधे लगा दिए गए, और करीब 500 मीटर का जो परास है नदी के आसपास का, उसमें जल स्रोतों को फिर से विकसित कर दिया जाए, उन्हें सुरक्षित रख दिया जाए, तो नदी सदा नीरा हो जाएगी, पानीदार हो जाएगी। अच्छा, आज का जो जिन लोगों ने भी ये इंक्रोचमेंट किया है नदी के पेटे में, वो ये पूछेंगे कि नदी को जिलाना जरूरी क्यों है, क्यों जिंदा करना नदी को, वो मर रही है। एक बार और थोड़ा सा दोहराइए, आवाज थोड़ी। हाँ, मैंने ये सवाल पूछा कि जिन लोगों ने भी नदी के पेटे में इंक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया है, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह नदी दोबारा जिंदा हो। तो लोगों को, आज के लोगों को जल दिवस के मौके पर हम ये बताना चाहें कि नदी का जिंदा रहना कितना जरूरी है। जी, नदी वस्तुतः सिर्फ एक धारा नहीं है, नदी अपने आप में पूरी संस्कृति, पूरा इकोसिस्टम है, वह वस्तुतः पूरा संसार है। मैं आपको बता सकता हूं कि आंख का पानी बाद में मरता है, नदी का पानी पहले जाता है, और जब नदी का पानी मरेगा तो उसके साथ साथ पूरा एक जगत चला जाता है, पूरी एक सभ्यता नष्ट होती है। लोगों को उस नदी को जीवित रखना इसलिए जरूरी है कि उनके आसपास के जो जल स्रोत हैं वो जीवित रहें। नदी को इसलिए जीवित रखना जरूरी है कि वहां आसपास का इकोसिस्टम सही रहे। नदी को इसलिए जीवित रखना जरूरी है कि उनका जो जल पुनर्भरण है, इक्विफर जो है वो सही रहे, उनको साफ सुथरा पानी मिलता रहे। और नदी के लिए एक बात हम आपको बताएं कि जहां से नदी कलकल छलछल करती हुई बहती है, उसका मधुर संगीत लोगों को प्रसन्न रखने के लिए बहुत काम करता है। जिन लोगों ने नदी में स्नान किया है अपने बचपन में, जिन लोगों ने किलोल किया है, जिन लोगों ने उस नदी के किनारे बैठ करके गीत गाए हैं, उनसे पूछा जाए कि उस प्रसन्नता का मोल आज मिल सकेगा क्या? हम नदी के किनारे जाते हैं उसकी धारा देखने के लिए, उसके तट देखने के लिए, लेकिन क्या हम नदी के पानी को स्पर्श करते हैं? आज नहीं करते। क्या आज हम नदी के साथ अपना तादात्म्य बनाना चाह रहे हैं? सरयू में राम खेले होंगे, तब माता ने ये कहा है कभी कि शास्त्रों में आता है कि माता कहती है कि हमारी गोद में खेल करके राम बड़ा हुआ है। आज हम नहीं कह पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं कह पाएगी। इसी से जीना। जी, एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जब सरयू, मूल सरयू का जो इलाका जहां आप काम कर रहे हैं, वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल स्रोत है, क्या उस पर कोई असर पड़ा था नदी के सूखने का या नदी के मौसमी होने का, कि पानी अंदर नीचे चला गया हो या ऐसा कुछ? बहुत बहुत सही प्रश्न किया आपने। हम लोगों के बचपन में जहां 10 फीट 15 फीट पे पानी मिल जाता था साफ, नदी से कुछ दूरी तक हाथ से खोदने पर साफ पानी आ जाता था, आज वहां 50 फीट 60 फीट पे भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। आज वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं आपको हम। अब उसके किनारे के आधा दर्जन गांव को हमने चिन्हित किया है जहां का पानी पीला आता है, कपड़े पीले हो जाते हैं, लोग बाजार से मंगा के पानी पीते हैं, लोगों ने अपने घर में आरओ लगवा रखा है पानी पीने के लिए।
ये नदी को प्रदूषित करने और नदी का जल स्रोत समाप्त होने का ही के कारण ऐसा हुआ है। हमने अपने जल स्रोतों को गंदा किया है। जैसे बहुत छोटी बात हम आपको बताएं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है कि पहले लोग इतने ही पानी का प्रयोग करते थे कि वो पानी उनके दरवाजे पर या खेतों में सूख जाया करता था। बड़े बड़े नालों और सीवरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। शौच करने के लिए 1 लोटे पानी से काम चल जाता था। आज हम लघु शंका करें या दीर्घ शंका करें, शौच जाते हैं तो 7 लीटर 8 लीटर पानी हम गंदा करते हैं, और वो 7-8 लीटर पानी पूरी गंदगी को लेकर के हमारे परंपरागत जल स्रोत को नष्ट करता है, क्योंकि बह के उसी में जाता है। बह के उसी में जाता है, बिल्कुल। और जब वो जल स्रोत हमारा गंदा होता है तो धीरे धीरे पूरा का पूरा सिस्टम वो अस्वस्थ कर देता है, व्यवस्था को अस्वस्थ कर देता है, मानव समाज को अस्वस्थ करता है, पशुओं को, वनस्पतियों को, सबको। और नदियों में जब इस प्रकार के जल पहुंचते हैं जिसमें उर्वरा शक्ति आ जाए, तो अनावश्यक वनस्पतियां पनपने लगती हैं, और वो वनस्पतियां फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन के लेवल को कम करती हैं, जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं, और एक समय आता है कि जब पानी सड़ने लगता है। ये एक विषय हो जाता है। दूसरा विषय कि हमने नदियों को साफ किया, तो साफ करके हमने उसके गाद को उठा करके किनारे किनारे तटबंध बना दिए। उसके साथ साथ सीप, घुंघची, घोंघा जैसे जीव जंतु भी चले गए किनारे और मर गए। उससे नुकसान क्या हुआ कि सीप जैसा जो जलीय जीव है, वो पानी लगभग 60 लीटर पानी को पीने योग्य बना देता था, अब नदी में रह ही नहीं गया। अब सीप नदी में नहीं है, अब उससे भी पानी को दिक्कत हुई। हमने नाले उसमें बहा दिए, उससे दिक्कत हुई। फिर उस उर्वरा शक्ति से उसमें वो वनस्पतियां आ गई, जैसे जलकुंभी, ऊपर से उसने कवर कर लिया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, नीचे पानी सड़ने लगा, तो वो मछलियां जो बायोडिग्रेडेबल चीजों को खा जाती थी, वो भी मरने लगी। स्थिति ये हुई, पूरा का पूरा इकोसिस्टम नदी का विनष्ट हो गया। तो विश्व जल दिवस है, उसके मौके पर क्या आप इस तरह की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाना चाहेंगे कि आने वाले समय में सन 2030 तक हमारे देश में जल संकट उत्तर भारत के मैदानों में हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी नदियां सूख रही हैं, बहुत सारी नदियों ने क्या पानी कम हो गया है, कई जगह बांध बन गए हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, या खेती में हम बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं? 3 विषय इस पर कहेंगे हम। एक तो यह है कि अगर हमारी पीढ़ी, हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं मंजीत भैया, अगर हमने नहीं सोचा तो आने वाले समय में ये जमीनें बंजर हो जाएंगी। पानी पीने का संकट तो मान लीजिए 10-20 साल, 25 साल, 50 साल तक टाल के ले जाया जा सकता है, लेकिन जमीनों को जिस पानी की जरूरत है उसका पूरा उपयोग आप इससे नहीं कर सकते। एक विषय ये हो जाएगा। दूसरा कि अगर हमारे पूर्वजों ने हमें साफ माटी दिया, साफ पानी, साफ हवा, ये सब साफ वातावरण उन्होंने उपलब्ध कराया, अगर हम नहीं चेते तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीजें दे करके जा नहीं पाएंगे विरासत। आने वाले समय में अगर हमने इन छोटी नदियों को, छोटे जल स्रोतों को अगर हमने सहेजा नहीं, तो इन छोटे जल स्रोत तो नष्ट होंगे, बड़ी नदियां भी विनष्ट हो जाएंगी जी। कोई रोक नहीं सकेगा उसे। तीसरी बात कि हमें उन्हें चिन्हित करना होगा, उन स्थलों को चिन्हित करना होगा जो हमारे परंपरागत जल स्रोत रहे हैं, उन्हें हम फिर से सुरक्षित करें, जागृत कर दें, चिन्हित करके, और उन्हें अपने पूर्व स्थिति में ले आ दें, तो ये जल स्रोत हमारे जीवित हो जाएंगे, तो समस्याएं नियंत्रित हो सकेंगी, खत्म नहीं होंगी, नियंत्रित होंगी। और तीसरी एक बात जो कहना चाहेंगे हम, वो ये है कि किसी भी हालत में
हमें ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, राज्य के बस की बात ये नहीं है। नहीं, समाज के बस की बात है। मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहूंगा, ये नदियां, ये तालाब, ये जल स्रोत, ये हवा, ये पानी, ये सब हमारा, हम सबका था, ये सरकार का कैसे हो गया? इसका प्रयोग हमें करना था, तो इसे सुरक्षित भी तो हमारे पूर्वजों ने रखा था, हमें ही रखना होगा। जी। हमने हाथ खड़े कर लिए, राज्य को कोसना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है। राज्य करेगा क्या? ढेर सारा पैसा उठाएगा, पैसे से पानी बहाएगा, और पैसे से पानी नहीं बहता मंजीत भैया। जी। और बहुत विशेषज्ञ किनारे बैठे रह जाएंगे। परंपरागत ज्ञान को, परंपरागत स्थितियों को, परंपरागत आधारों को हमें जीवित करना होगा। हमारे गांवों ने कैसे पानी को सुरक्षित रखना, रख करके परंपराओं को जीवित किया था, उन परंपराओं के आधार पर हम अपने जल स्रोतों को विकसित करें, इन्हें जीवित करें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ही अच्छा और उपयोगी सुझाव है, सुझाव ही नहीं, ये चेतावनी है। विश्व जल दिवस के मौके पर छोटी नदियों को बचाने का सुझाव दे रहे हैं पवन सिंह जी, जिन्होंने लोक दायित्व संस्था और अपने निजी प्रयासों से मूल सरयू आवाज को थोड़ी एक धीरे आ रही है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लीजिए। जी, जी, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने और आपकी संस्था ने, जो लोक दायित्व ने जो छोटी सरयू को नया जीवन दान दिया है, जिसको मूल सरयू आप कहते हैं, वो देश भर में वो मॉडल लागू होना चाहिए। और छोटी नदियों को अगर हम बचा पाएँगे, तभी हम बड़ी नदियों को भी नई ज़िंदगी दे पाएँगे। और जो पूरी गंगा घाटी में, पूरे गंगा नदी के बेसिन में जो 60 करोड़ की आबादी पानी पर निर्भर है और जिसका भविष्य इस पर टिका है, उसके लिए एक चेतावनी जैसी बात पवन सिंह जी ने कही। बहुत-बहुत शुक्रिया पवन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की और विश्व जल दिवस के मौके पर पूरे भारतवासियों को एक संदेश दिया है कि परंपरागत जल स्रोतों को बचाए रखना कितना ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सादर प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा।